बाउंसिंग नॉलेज के CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें हमने मॉड्यूल 1 का डिस्कशन किया था जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, और इसमें हम जिन टॉपिक्स पर आज इस वीडियो को कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि CSS क्या होता है, हम CSS को क्यों यूज़ करें और हम CS के साथ क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कोर्स प्लान के बारे में डिस्कशन किया जो कि 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 से लेकर अलग अलग मॉड्यूल्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। और आज के वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 1 को कवर कर रहे हैं और उसके कुछ टॉपिक्स पर हम अपना डिस्कशन करेंगे और जारी रहेगा मॉड्यूल 1 अगले वीडियो सेशन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि CSS क्या होता है। CSS को हम नॉर्मली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के नाम से जानते हैं, और ये एक प्राइमरी लैंग्वेज है जिसको हम अपने वेब पेज या इंटरनेट पर यूज़ होने वाले डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चाहे वो HTML का डॉक्यूमेंट है या XML का डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है CSS की, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हम मार्कअप लैंग्वेज प्रीवियस वीडियोस ट्यूटोरियल में हमने HTML5 के ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया है। HTML5 जो है वो बेसिकली डिज़ाइन किया गया था कि हम वेब पेज को डिज़ाइन कर सकें, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ कुछ लिमिटेड हैं। हम टैग्स यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, बहुत सारे टैग्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें बोल्ड आता है, इटैलिक्स आता है, फॉन्ट टैग होता है। लेकिन हम उतने अट्रैक्टिव तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते जितना कि CSS हमें फैसिलिटीज़ या फीचर्स अवेलेबल करवाता है। तो हम नॉर्मल तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है वो 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट कंटेंट होता है और दूसरा डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन होती है। यानी वेब पेज पर आपने कंटेंट, कोई टेक्स्ट, कोई पिक्चर लिखी या लगाई, लेकिन अगर वो दिखने में किसी अलाइनमेंट में नहीं है, उसकी कोई फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, उसका फॉन्ट कोई बड़ा है कोई छोटा है, अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, आपके पेज को विज़िट नहीं किया जाता है। तो CSS जो है इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको फुलफ़िल करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें HTML के अंदर, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि फ़ॉन्ट जैसे टैग्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, उसका कलर, उसका साइज़ जो है किसी भी कंटेंट का, टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये काम जो है वो CSS हैंडल करता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। जो HTML के टैग्स में लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर किया है CSS ने। तो डेवलपर क्या कर सकता है, फॉर्मेटिंग रूल्स को रीयूज़ कर सकता है। बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे उसको एक बार लिखकर मल्टीपल टाइम्स इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम CSS को क्यों यूज़ करें, तो उसके अंदर इसके बारे में अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन करें तो एक और रेफरेंस से CSS जो कि हम बात जानते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए मानी जाती है, और ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसको हम प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए या वेब पेजेस का लेआउट और उसकी फॉर्मेटिंग को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। अगर हम CSS के रिगार्डिंग बात करें
तो उसके जितने भी प्रेजेंटेशनल एट्रीब्यूट्स हैं जो हम HTML में यूज़ करते आ रहे हैं मार्कअप लैंग्वेजेस के फॉर्मेट में, जैसे कि HTML में टैग्स होते हैं, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड के स्टाइल हो गए, एलिमेंट्स हो गए, उनकी अलाइनमेंट्स होगी, बॉर्डर हो गया, साइज़ हो गया, ये HTML में अवेलेबल हैं, लेकिन हम उतने बेटर तरीके से इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। लिमिटेशन कहाँ आती है कि आपको हर पेज पे उसे बार बार यूज़ करना पड़ता है। हम उसी चीज़ को अगर किसी दूसरे पेज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसी फॉर्मेटिंग को कैरी करना चाहते हैं किसी दूसरे पेज पे, तो हमें वही कोड जो है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि अगर हम बड़ी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस आपको कनेक्ट करने हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, और इसमें जो आपके रिपीट होने वाले काम हैं वो इतने ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं कि लोग क्या हैं या डेवलपर्स क्या हैं, फेडअप हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क से, और वो उतने ढंग से उस चीज़ को कंप्लीट या प्रॉपर वे से उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रिपीटिशन वर्क जो होता है वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और दूसरा टीडियस वर्क होता है और जल्दी बोर कर देता है। वही काम हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, हर पेज पे वही काम रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है कि हेडेक बन जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए CSS इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर हम बात करें इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1996 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C ने एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किया और उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया CSS। तो CSS क्या है? डिज़ाइन एनेबल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंटेंट की प्रेजेंटेशंस को एक बेटर लुक देता है। अगर हम वेब डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्मेटिंग किसी वेब पेज की करना और उस पे स्टाइल शीट इम्प्लीमेंट करना ये HTML से भी पॉसिबल था, लेकिन CSS से वो ज़्यादा बेटर तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। अगर हम CSS के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो हम अपने इस वीडियो में भी और अभी तक की करंट सिचुएशंस को देखते हुए CSS 3 जो है वो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जिनको हम अपने वेब पेजेस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि CSS जो है अल्टरनेटिवली एक और डेफिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है जिसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, CSS 3 लिखा जाता है अगर हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की बात करते हैं, और CSS लिखा जाता है अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। तो उसमें हम एडिशनली बहुत सारी चीज़ों को, जैसे jQuery है या जावास्क्रिप्ट है, HTML भी आता है उसके अंदर, यानी क्लाइंट साइड पे अगर हम किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं, पूरी वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसमें जिन टूल्स को यूज़ किया जाता है उन्हें हम CSS यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम CSS का यूज़ क्यों करें, वाई CSS। तो CSS का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, जो हमारे डॉक्यूमेंट से अलग हम उसे शो करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो किस तरह से दिखे, तो उसके लिए हमें CSS की हेल्प लेनी होती है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ये चाहते हो कि वो कंटेंट को एक स्टाइल में, एक अलग तरीके से शो किया जाए, तो वो सिर्फ CSS से पॉसिबल होता है। तो आप इस स्टाइल को एक अलग फाइल में रख सकते हो और उस फाइल को हम अपने मल्टीपल वेब पेजेस पर रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है? डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सकता है।
मेंटेनेंस आसान हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है जो पूरी वेबसाइट पर चेंजेस आपको अलाउ कर देता है। और फिर उसके बाद हम उसी सेम कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, डिफरेंट पर्पसेस के साथ अलग अलग पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारी साइट में बहुत सारे पेजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो CSS क्या करता है, आपको एक अलग फाइल बनाने की परमिशन देता है और उस फाइल को आप उन 1000 पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको हर पेज पे जाके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जस्ट स्टाइल शीट चेंज कर दीजिए, सारे पेजेस पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, क्योंकि वो उसी फाइल को यूज़ कर रहे हैं। आपको फॉन्ट चेंज करना है, आपको उसका मार्जिन चेंज करना है, या आपको जो हेडिंग का साइज़ है या उसका कलर जो है वो चेंज करना है, तो आपको हर पेज पे जाके उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप CSS की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे उस CSS की फाइल में चेंजेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट जिस पे भी आपने उस स्टाइल शीट को अप्लाई किया है उन सभी पेजेस पर एक ही बार में चेंजेस अप्लाई कर देता है। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है CSS को यूज़ करने का। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम जनरली बात करें, हम HTML को यूज़ करते हैं किसी कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और उसमें कोई स्टाइल नहीं है, तो हम CSS यूज़ कर सकते हैं उसको स्टाइल देने के लिए। तो वो कंटेंट नहीं है, स्टाइल शीट जो है वो कंटेंट नहीं है, कंटेंट को अट्रैक्टिव करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक वे है। तो हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, और HTML भी हमें कुछ तरीके देता है जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार, उसको फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि HTML में हमें बोल्ड टैग मिलता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। ऐसे ही आप पेज के बॉडी टैग में अगर BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हो तो उसका पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो लेकिन अगर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हर फैसिलिटी हमें उन टैग्स को यूज़ करने की हर पेज पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उस चीज़ को हमें दूर करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या दिया जाता है, CSS हमें अवेलेबल करवाया जाता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की स्टाइल इंफॉर्मेशन को एक जगह से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हम CSS के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की, उसका पूरा आप ये कह सकते हो कि निचोड़ है, उसकी समरी है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, कि आप एक ही तरह का स्टाइल रूल जो है वो मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने सपोज़ कि एक साइज़ स्पेसिफाई कर रखा है और उस साइज़ को आपने अलग अलग एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है, तो आपको हर एलिमेंट के लिए अलग स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को ही मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस जो आपकी वेबसाइट्स पे हैं और उस पर एक ही स्टाइल शीट अप्लाई की जा सकती है। आप चाहते हो कि आपकी सारी वेबसाइट के सारे पेज की फॉर्मेटिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि हम अगर चाहें तो सेम पेज को अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से भी शो करवा सकते हैं। यानी कि हम जिसको ये कहते हैं कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है, कि आप अगर उसे लैपटॉप पे खोलते हो तो वो अलग तरीके से दिखती है, अगर आप अपने टैबलेट पे खोलते हो तो वो उसको अलग व्यू से दिखाता है, और अगर आप उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करते हो तो वही पेज अलग तरीके से ओपन होता है।
तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है और उसकी हेल्प से क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ये भी हम इस कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेज होंगी और उनमें एग्जांपल्स के थ्रू हम इस CSS को कंप्लीट करने के बाद हम फाइनली जावास्क्रिप्ट के बाद भी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था HTML के कोर्स के एंड में, कि हम एक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे। किस तरह से हम उन वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल चौथा पॉइंट आता है कि आप डायनेमिक स्टेट्स किसी भी एलिमेंट की वो भी इसमें स्टाइल कर सकते हो। जैसे होवर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप किसी बटन पे माउस पॉइंटर लेके आते हो तो उसका कलर चेंज हो जाए या उसका साइज़ बड़ा छोटा हो जाए, उसके फोकस आने पे कुछ होना चाहिए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो CSS से बड़ी अच्छी लगती हैं। एनिमेशन टाइप आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आप किसी एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हो। वेब पेज पे आपको HTML के कोड में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट CSS में चेंजेस करो तो आपके एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद आप HTML एलिमेंट की जो एग्जिस्टिंग डिस्प्ले हैं उनको ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट होती है। एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, उसका स्केल, उसको रोटेट करना, उसको स्क्यू करना, उस पर 3D या 2D इम्प्लीमेंटेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना, ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप एनिमेशंस क्रिएट करना चाहते हो, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो बिना किसी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए आप CSS से भी ये कर सकते हो। CSS हमें फैसिलिटीज़ देता है कि आप एनिमेशंस लगा सकते हो, लेकिन सजेशन दूंगा कि इनका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या है कि वेबसाइट की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर आप छोटे कम पेजेस पे काम करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आपको एनिमेशंस यूज़ करने चाहिए। आप थोड़े बहुत एनिमेशन हो सकते हैं, मेन्यू पे आप एनिमेशन लगा सकते हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ पे अगर आप एनिमेशन लगाना शुरू कर दोगे तो वो क्या है कि आपकी वेबसाइट को हैवी कर देता है। वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि उसके कंटेंट, उसकी स्टाइल्स को लोड होने में टाइम लग जाता है। तो वो भी डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप प्रिंट फ्रेंडली वर्जन्स जो हैं अपने वेब पेजेस के बना सकते हो। यानी कि अगर आप चाहें तो उस वेबसाइट का पेज प्रिंट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हम इस पूरे कोर्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते आ रहे हैं। आज का वीडियो जो है फ़िलहाल यहीं पे हम रोकेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंटेंट्स और मॉड्यूल 1 यानी कि इंट्रोडक्शन में आगे हम उसके बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।